चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः स्वागत है और आज हम हल करेंगे जून 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र और जून 2013 का तृतीय प्रश्न। कुल हम 35 प्रश्न इसके और 50 प्रश्न तृतीय वाले के यानी 85 प्रश्न हम आज के प्रश्न पत्र में सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आप नेट परीक्षा सहित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये 85 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अब तक हम पुराने पेपर्स के माध्यम से 700 प्रश्नों का रिवीजन कर चुके हैं या उनको याद कर चुके हैं और अब ये भी देख रहे हैं कि बार बार वही प्रश्न किसी न किसी रूप में दोहराए जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये वही दिनकर साहब हैं जिनकी हुंकार है, रेणुका है, उर्वशी है ना, रश्मि रथी है, प्रसिद्ध इनकी जो क्या बोलेंगे कृतियां हैं। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं कमलेश्वर जी। ये हिंदी साहित्य के इतिहास बुक के अलावा एक कहानी का अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें जनवादी कहानी, अकहानी, नई कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी, जनवादी कहानी, ये सभी क्या है विस्तार से मैंने पढ़ाया है। तो कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव ये तीनों नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार थे। उसके बाद कमलेश्वर जी ने एक सारिका पत्रिका का संपादन किया और उसी दौर में कुछ समय के लिए उन्होंने समांतर कहानी आंदोलन भी चलाया। विशेष नहीं चलाता ये आंदोलन, लेकिन हिंदी के इतिहास के कहानी के इतिहास के अंतर्गत हमें ये पढ़ना पड़ता है। नई कहानी से तात्पर्य 50 से 60 के दशक में जो कहानियां लिखी गई थी उनमें जो शैलीगत जो विभिन्नताएं थी, उनके जो भी नवीनता थी, इसलिए नई कहानी धारा की कहानियां उन्हें कहा जाता है। आप प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। शेष यात्रा की लेखिका हैं उषा प्रियमवदा। साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं गारसदा तासी और इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में अपना लिखा था। इस्तवार द्वाला लित्रुई हिंदुस्तानी करके जो ग्रंथ है वो इन्हीं का है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। अधिकतर प्रश्न हमारे रिपीट हो रहे हैं और जब भी आप पुराना प्रश्न पत्र सॉल्व करें तो जो उसका सही उत्तर है, जैसे कि प्रथम इतिहासकार है गारसदाती, उसके अलावा भी जो अन्य 3 ऑप्शन है उन पर भी आप व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कीजिएगा। ठीक है, जो आवश्यक होते हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन क्योंकि यह एक वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ तो समय की प्रतिबद्धता रहती है ना, ये रहता है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व हो जाएं। यानी कि आपके 30-35 मिनट का जो वीडियो है उसमें आप बहुत सारे प्रश्नों का, बहुत सारे हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त कर लें, आपके लिए वीडियो उपयोगी हो, इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 700 प्रश्न हम तैयार कर चुके हैं अब तक, है ना, अभी तो हम 2013 पे ही हैं, आगे हमें 2019 तक पहुंचना है, तो तब तक जो 2000 प्रश्न हम तैयार करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इनको तैयार करने के बाद आपका प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत होगा। वो एक अलग बात है कि जो किताबें लगी हुई हैं उनसे संबंधित जो कथन पंक्तियों वाले प्रश्न हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हिंदी साहित्य इतिहास है और ये जो आपका काव्य शास्त्र वाला पक्ष है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत होगा। आगे देखते हैं। कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो एक साहित्यिक की डायरी ये मुक्तिबोध की रचना है, यह उपन्यास नहीं है। बाकी अजय की डायरी, जयवर्धन, पहला गिरमिटिया उपन्यास है। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास है और ये बार बार कंफ्यूज करता है। डायरी साहित्य के अंतर्गत इसका उल्लेख कर दिया जाता है ऑप्शन में और हम ये सोच ही नहीं पाते कि अजय की डायरी उपन्यास हो सकता है, इसे डायरी ही समझते रहते हैं हम, ये गलती कर जाते हैं। ये मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बुक पढ़ाई थी, उसमें भी क्लियर किया था। बार बार में से रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, तो ये आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं। नागणी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी इसके संस्थापकों में रहे हैं। श्याम सुंदर दास के कार्य मुक्त होने के बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने पद ग्रहण किया था, लेकिन इसके संस्थापक ये नहीं है। वैष्णव भक्ति का आचार्य शंकराचार्य जी नहीं है। शंकराचार्य जी स्मार्त मत के प्रवर्तक थे। तो शंकराचार्य जी ने, आप जानते हो, वो 4 मठ वगैरह स्थापित किए थे। इनके दर्शन भी पूछे जाते हैं। तो शंकराचार्य जी का दर्शन है अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का है विशिष्ट अद्वैतवाद, बल्लवाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद और मध्वाचार्य का है द्वैतवाद। इस प्रकार आप इनको याद कर लीजिएगा। जगनीक की रचना नहीं है, तो इसमें परमाल रासो और आलाखंड दोनों एक ही बात है। तो जगनीक की रचना है परमाल रासो, इसी का 1865 में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड के नाम से प्रकाशन करवाया। यह एक गेय काव्य है जो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में गाया जाता है और आल्हा और ऊदल नामक 2 वीर सेनापतियों की गाथाएं इसके अंतर्गत गाई जाती हैं।
झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक माता प्रसाद जी हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं। इन्होंने किस प्रकार गरीबी से लेकर ये राजभवन तक पहुंचे उस यात्रा का वर्णन किया है। बहुत सारे राजनीतिक सत्यों का उद्घाटन किया है, छल प्रपंचों का उद्घाटन भी इन्होंने किया है, जो कि आप जानते हैं राजनीतिक जीवन में अनिवार्य से हो गए हैं। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का शोध क्या है? तो निराला जी की जो है राम की शक्ति पूजा, तो उसका आधार है वेदांत और यह कृति रामायण पर आधारित है। ये भी पूछा जाता है, बल्कि पिछले प्रश्न पत्र में हम पढ़ के आए, रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि राम की शक्ति पूजा हमारे सिलेबस में लगी हुई है। आप सभी लोग जो वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, वीडियो का पूरा देखिए करिए, बीच में इसको स्किप नहीं कीजिएगा। तार सप्तक के कवि नहीं है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी तार सप्तक के कवि नहीं है, और तार सप्तक 1943 में अज्ञे द्वारा चलाया गया था। 4 तार सप्तकों का संपादन हुआ है। सबके अंतर्गत जो कवि हैं वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित है अथवा नहीं है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसी की भी पंक्ति नहीं है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मैं लिख दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा। बार बार पूछी जाती है, अभी हाल ही पेपर में रिपीट हुई है। नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी और स्वतंत्रतावादी आलोचक थे। तो ऐसे जो वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने प्रयोगवाद के अंतर्गत जो कविताएं लिखी गई, उनको ये इनका दिल स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें काव्यगत विशेषताएं नहीं थी। रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है, हम पढ़ चुके हैं। यदि उस आधार पर हम प्रयोगवाद की कविताओं का विश्लेषण करने बैठें, तो हमें लगेगा कि क्या व्यर्थ की रचनाएं हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मेरे सपने ऐसे टूट गए जैसे बुना हुआ पापड़, या बिजली का बल्ब फ्यूज, अगर मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता तोता होता। तो इस प्रकार की जो कविता, इस प्रकार की तुकबंदी को या व्यर्थ के उसको कविता देने का, कविता के नाम पर जो एक आंदोलन चलाया गया, तो उसको इन्होंने नकार दिया नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, और इन्होंने कहा कि प्रयोगवाद तो बैठे ठाले का धंधा है। कहते हैं ना, बैठे से बेगार बरी। तो जब आप कविता करना नहीं जानते, तो ऐसा उठपटांग लिख के कोई भी कवि बन सकता है। इस प्रकार ये इनकी धारणा है जो मैंने आपको स्पष्ट करी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? अनामिका। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ट्रिक लगाइए। देखिए, लड़कियों का जो जीवन है उस पर दूसरों का अधिकार बचपन से ही होता है और जीवन के अंत तक चलता है। जैसे कि बचपन में पिता का, उसके बाद भाई का, उसके बाद पति का, और अंत में पुत्र के अधीन रहते हुए ही वो अपना जीवन निकाल देती है। इसी से परेशान होकर, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य जिससे आपकी पति की प्रतिष्ठा को आँच ना आए, वो आपको करना है। और ऐसा कोई भी कार्य जिससे आपके पिता की प्रतिष्ठा को आँच आए, ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है। तो बचपन से सिखाया जाता है। इसीलिए अनामिका जी ने कहा कि अगले जन्म मुझे बटिया ना कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी कैसी बन गई है, अग्निपथ के समान बन गई है। तो अनामिका जी ने कहा, ये हर लड़की की कथा है, किसी भी एक की नहीं है, तो इसलिए कोई भी नाम नहीं है। अनामिका सब लड़कियों की कथा है। अनामिका जिसका कोई भी नाम नहीं है, ऐसी हर लड़की की कथा है, हर बिटिया की यह बात है। तो ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, पूछी जा सकती हैं, क्योंकि महिला कथाकार हैं, महिला लेखिका से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। हो गया, अनामिका की ट्रिक भी आपको आ गई। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा। दोबारा से एक महिला ही है, महिला रचयिता हैं, ये महिला कवियत्री हैं, कवियत्री ही इनको कहेंगे। तो उन्होंने भी लिखा है अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये पंक्ति है उनकी। उन्हें लगता है कि महिला जीवन में जो अग्निपथ के समान हमारा जीवन है, इसके पार चंदन चांदनी का देश है, यानी ये जीवन के शायद इसी उम्मीद में तो स्त्री पूरा जीवन निकाल देती है कि हमारे पति के लिए ये अच्छा हो जाएगा तब हम सुखी होंगे, एक घर बन जाएगा हमारा अपना तब हम सुखी होंगे, एक नौकरी लग जाएगी तो शायद हम सुखी होंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद हम सुखी होंगे, फिर बहू आएगी तब सुखी होंगे, और फिर नाती पोते। तो इसी में लगा देती है। अग्निपथ पे निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और वो सोचते हैं कि चंदन चांदनी का देश है उस पार। कौन सोचता है? महादेवी जो होती हैं, जो महान देवी स्त्रियां होती हैं, वो ही ऐसा सोच पाती हैं। आगे देखते हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, सभी जानते हैं। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह। अब देखिए, मोदी जी के जो सहायक है अमित शाह, यहाँ पे शाह से मैं इसको सुमेलित करके थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश, वो बहुत चतुर हैं, है ना, हम सभी जानते हैं ना, अमित शाह तो बहुत चतुर हैं। लेकिन ये जो रमेश चंद्र शाह है ना, ये बिल्कुल गोबर गणेश है, बुद्धू हैं बिल्कुल, इनको कुछ नहीं आता, बहुत सीधे हैं। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है?
इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि ये शब्दकोश के निर्माणकर्ता थे, इन्होंने राम कथा का लेखन किया और तुलसी साहित्य के ये विशेषज्ञ हैं। ठीक है, ये कोश निर्माता थे, ये बात मुझे आज पता चली है। बाकी राम कथा पर इन्होंने बहुत लिखा है और तुलसी साहित्य के पर इन्होंने पीएचडी की हुई है, यानी इनकी जो इन्होंने तुलसी के ऊपर जो शोध किया उसको काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है। नई नई अवधारणाएं इन्होंने तुलसी से संबंधित प्रस्तुत की हैं। आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? गोविंद नारायण मिश्र। तो आगे देखते हैं, क्रमबद्ध वाले प्रश्न हम यहाँ नहीं देखेंगे। सुमेलित करना है भाषा को उसके प्रयोक्ताओं के साथ। दक्षिणी का प्रयोग किया है कुतुब शाह ने, कौशली का प्रयोग किया है दामोदर पंडित ने, ब्रिजबुली का प्रयोग किया है शंकरदेव अवतरे ने, और संध्या भाषा है सरहपाद की। तो जैसा कि हम जानते हैं संध्या भाषा सिद्धों की भाषा है, ब्रिजबुली बंगाल के उधर की है, तो शंकरदेव अवतरे वहीं के ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो उस तरीके से आप लगा लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवाना पड़ता है, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करवाने की मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में मैं आपको अधिक से अधिक प्रश्न करवा पाऊँ, अधिक से अधिक ज्ञान दे पाए ना। हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त की है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है रामकुमार वर्मा की। याद करने का तरीका देख लीजिएगा। देखिए हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, है ना, इसको तो याद कर लीजिएगा। बाकी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास की पुस्तक से पंक्तियां काफ़ी पूछे जाने लगी हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। याद करने की थोड़ा सा ये कर सकते हैं आप कि जो राम का जो स्वरूप है, जब आप उसको ध्यान करते हो ना तो आपके मन में संवेदना का विकास होने लग जाता है। कैसे कि वो व्यक्ति जिसे राज्य मिलने वाला था, सुबह उसकी तैयारी चल रही है, राजा बनने वाला, और जब उसे वनवास मिल जाता है 14 साल का, राजपाट को छोड़कर वो जा रहे हैं, वनगमन कर रहे हैं, उस समय जो प्रसंग है, जनता की जो स्थिति है, उसे सबको आप याद करेंगे, उस स्वरूप को आप याद करेंगे। ठीक है, चारों वेदों, चतुर्वेदी चारों वेदों के जानने वाले राम के स्वरूप को आप जब याद करेंगे तो आपके हृदय में स्वतः ही संवेदना का विकास हो जाएगा कि चारों वेदों का ज्ञाता परम ज्ञानी वह व्यक्ति के साथ कैसा कैसा जीवन में उसने कष्ट उठाए, तो संवेदना का विकास होता है कि हमारे कष्ट तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो देखिए जब भी हम कोई विज्ञान से मतलब कोई भी शोध करते हैं, कोई भी नया कार्य करने जाते हैं, किसी भी कार्य पर रिसर्च करने जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठ का विधान है ना कि सबसे पहले जब भी कोई काम करते हैं तो भगवान का नाम लेके करते हैं। किस भगवान का? या तो आपके इष्ट देव है उनका आप नाम लोगे, और देखा जाए तो देवताओं में सबसे प्रथम पूज्य कौन है? गणपति जी हैं। तो गणपति चंद्र जी हैं। तो जब भी कोई वैज्ञानिक कार्य किया जाता है तो गणपति चंद्र गुप्त गणपति जी की पूजा की जाती है ना। गुप्त रहस्यों को उजागर करने के लिए तो वैज्ञानिक इतिहास होता है ना, जो भी आपके गुप्त रहस्य हैं जिन्हें आप नहीं जानते, सृष्टि के गुप्त रहस्य मान लीजिए, हिंदी साहित्य के गुप्त रहस्य मान लीजिए, जो अभी तक नहीं जाने गए, उनको आप जिस इतिहास में लिखोगे, वो वैज्ञानिक इतिहास में जब आप लिखोगे तो गणपति भगवान की पूजा करके लिखोगे। गणपति जी का नाम लेकर ही वेद व्यास ने क्या लिखी थी? महाभारत लिखी थी, जय काव्य जिसे कहा जाता है। कोई कोई तो कहते हैं कि वेद व्यास ने सिर्फ बोला था, गणपति जी ने लिखा था उसको। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, है ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, प्रगतिवादी ये जो है लेखक हैं रामकुमार वर्मा। तो क्या हुआ? आलोचनात्मक इतिहास, जब राम के जो कुमार अवस्था में जो हुआ, राम की कुमार अवस्था में उनके साथ जो हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कैकेयी ने उनके साथ जो किया वो आलोचनात्मक इतिहास है, उसकी आलोचना की जाती है। गलत किया, हम लोग क्या ये कहते हैं कि उनके साथ अच्छा हुआ, नहीं, क्या करते हैं हम? आलोचना होते हैं, क्योंकि कुमार जीवन में राजा बनने के, युवराज बनने के, वो युवराज तो थे ही वो, तो उत्तराधिकारी थे, उसके बाद उनके कुमार जीवन में हुआ, इस सब की हम सब आलोचना करते हैं। ठीक है, और ये अतीत को आप याद कर लीजिए। विश्वनाथ कौन होते हैं? है ना, केदारनाथ शिव शंकर भगवान है, तो उनका जो प्रसाद जो मिश्री का वहाँ मिलता था वो अतीत की बात हो गई, क्योंकि केदारनाथ में तो बहुत बड़ी प्रलय आई थी। तो उस तरीके से याद कर लीजिए, अतीत की बात हो गई विश्वनाथ प्रसाद का, विश्वनाथ जी के वहाँ मिश्री का प्रसाद मिलना कैसी बात हो गई? अतीत की बात हो गई, क्योंकि वहाँ केदारनाथ में उत्तराखंड में जो प्रलय आई थी उसके बाद तो ये अतीत की बात हो गई। अब कहाँ वहाँ पे ऐसा हो पा रहा है? कल्पना कर लीजिए, वहाँ पे तो सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन ये याद करने की ट्रिक है। कुछ तो हमें छोटी छोटी घटनाओं से याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी रहती है। बाकी इतनी रचनाओं में नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, विशेषतः पेपर में दबाव इतना होता है,
कम समय में अधिक प्रश्न करने का। आगे देखते हैं, बीजक रचना है कबीर की, अखरावट है जायसी की, भक्तमाल है नावादास की और श्याम सगाई है नंददास की। ये सभी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं, छत्रसाल दशक को किसने लिखा था? भूषण जी ने लिखा था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि छत्रसाल और शिवाजी दोनों के लिए भूषण ने लिखा है। कवि कल्पतरु चिंतामणि की है, भाव विलास देव की है और इश्कलता घनानंद की है। सूरदास की तो आप सभी जानते हैं, साहित्य लहरी है, भ्रमर गीत है, ये सारी हैं। सोनेट छंद का प्रयोग किया था त्रिलोचन ने। हाइकू छंद का निर्माण ही किया था अज्ञ ने। सवैया में जो लिखा था वो लिखा था गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, जो कि द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। और कवित्व को अपनाया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। इनका ग्रंथ प्रिय प्रवास हमारे सिलेबस में है, तो ये वही हरियोध जी हैं। तो इन्होंने कवित्व को, अब घनानंद का भी कवित्व है। और यहाँ पर आधुनिक काल में किसने कवित्व लिखा है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। ये हाइकू, सोनेट, ये सभी मैंने आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बुक पढ़ाई है, बिल्कुल 17 2 किताबें, 17 वीडियो में एक किताब हो गई है, बाकी 17 वीडियो में दूसरी किताब हो गई। पतली सी किताब है, बहुत ही, देखने पे आपको लगेगा कि इससे ये हमारे क्या काम की हो सकती है, हम नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी परीक्षा देने वाले हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये हमारे क्या काम आएगी। लेकिन यकीन मानिए वो पुस्तक अपनी जगह में कम समय में तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा आधार आपको प्रदान करती है। यदि आपने शुक्ल और नगेंद्र को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए आप सरल इतिहास से, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो आप इतिहास पढ़ सकते हैं। मंगलेश डबराल जी हैं, इनकी एक रचना है पहाड़ पर लालटेन। आगे बढ़ते हैं, पंक्तियों को सुमेलित करते हैं। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना। तो ये महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय, कलिका राकेंदु बिंबावना, ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी ने। वेद ने तू भी भली बनी, मैथिली शरण गुप्त की साकेत से ली हुई है। साकेत की जितनी भी प्रसिद्ध पंक्तियां पूछी हुई हैं वो सभी मैंने आपको करवा दी हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। और सुरम्य रम्य रस राशि रंजिते, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी आप सभी जानते हैं, और वीरों का कैसा हो बसंत, 2 कविताएं पूछी जाएंगी और इनकी कहानी राही सिलेबस में लगी हुई है, चैनल पे उपलब्ध है, आप पढ़ लीजिएगा। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। बंधन अपने अपने नाटक है शंकर शेष का। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का है, सिलेबस में लगा हुआ है। अशोक का शोक राम कुमार वर्मा का है। नायक, खलनायक और विदूषक, यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। आगे देखते हैं, ये थोड़े से नए हैं, आप इसको याद कर लीजिए, दोबारा मैं पढ़ के सुना देती हूँ। बंधन अपने अपने शंकर से, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल, अशोक का शोक राम कुमार वर्मा और नायक, खलनायक, विदूषक सुरेंद्र वर्मा। जैसा कि अभी हमने याद किया था राम कुमार वर्मा, ये आलोचनात्मक इतिहास, शोक, तो ये सब चीज़ें एक ही हैं, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि राम ने जो अशोक वाटिका में कौन था, शोक किसने, अशोक वाटिका में कौन थी, सीता थी, शोक उन्होंने व्यक्त किया था। तो राम के कुमार जीवन में ही तो ये सब कुछ घटित हुआ, उस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक ये हो सकती है कि राम के कुमार जीवन में जो घटित हुआ, उनके साथ जो गलत हुआ, उसकी हम आलोचना करते हैं और उस पर हम अपना शोक प्रकट करते हैं। जैसे भी चाहें आप इनको लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं, लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु हम पढ़ चुके हैं। एक औरत की जिंदगी रामदर्श मिश्र की कहानी है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है, बार बार पूछी जा रही है। शव यात्रा श्रीकांत वर्मा जी की प्रसिद्ध कहानी है। आगे देखते हैं, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। श्रद्धा और भक्ति निबंध पढ़ चुके हैं, शुक्ल जी का कथन है ये। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन, अव्यक्ति हो जाना, व्यंग्य है ये हरिशंकर परसाई जी का। और काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तो प्रसाद जी ने ये कहा है। और पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पंडिताई भी एक प्रकार का बोझ है। आगे देखते हैं, सहृदय की जो अवधारणा है इसको आनंद वर्धन ने विकसित किया है। साधारणीकरण भट्टनायक ने दिया है, ये वही है जिनका अनुमितिवाद का सिद्धांत है। और मधुमती भूमिका केशव प्रसाद मिश्र की के उसमें आती है सिद्धांत में। अर्थ की लय पर जोर दिया है जगदीश गुप्त ने, है ना, ये वही है जो नई कविता के अंतर्गत जिनका नाम लेते हैं ना हम, जगदीश गुप्त जी का, तो ये वही है। अब ये जो है
स्थापना तर्क वाले प्रश्न है। बाकी ये जो गद्यांश आपका लिया हुआ ये श्रद्धा और भक्ति वाले निबंध में से लिया हुआ है, ये मैं आपको यहाँ नहीं करवा रही हूँ। अब हम पहुंच जाएंगे जून 2013 के तृतीय प्रश्न पत्र पर। इसके अंतर्गत हम 50 प्रश्न यहाँ देखेंगे। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो उदिच्य, प्रातिच्य, मध्य देशीय, प्राच्य। प्राच्य में आती है यानी पूर्वी में। ठीक है, पूर्वी हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? अब देखिए संस्कृत में लिख दिया प्रतिच्य यानी पश्चिमी, प्राच्य यानी पूर्वी, तो पूर्वी में आती है, ऊपर लिखा हुआ है कि पूर्वी। ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है 17 स्वर, 38 व्यंजन, टोटल 51। लल्लूलाल जी द्वारा रचित नहीं है, तो चंद्रावती उनके द्वारा रचित नहीं है, ये शायद भारतेंदु जी की रचना है। बाकी सिंहासन बत्ती की, शकुंतला नाटक और प्रेम सागर। प्रेम सागर तो लल्लूलाल जी की प्रसिद्ध कृति है, फोर्ट विलियम कॉलेज में जो लिखी हुई थी, इसको हम पढ़ चुके हैं। पूर्व में भी अंगवधु जो है वो दादू दयाल जी की रचना है। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया, और ये अपने आप में बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है देहाती दुनिया। पूछा जाता है बार बार, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, तो वक्रोक्ति संप्रदाय किसका था? कुंतक का था। और कुंतक के विरोधी कौन है? विश्वनाथ जी। ये रस की बात करते हैं, है ना, रस जरूर होना चाहिए। और ये क्या है? कुंतक का तो वक्र उक्ति, यानी उक्ति की वक्रता, व्यंग्य और ये अतिशय, मतलब अजीब अजीब जो चीजें है ना, कठिन तरीके से उसको कहना, घुमा फिरा के कहना। वक्र यानी वक्र दृष्टि, टेढ़ी वाली दृष्टि, टेढ़ी उक्ति कहना, तो वो सब चीजें कौन मानता था? कुंतक। लेकिन आचार्य विश्वनाथ तो एक रस, इनका हमने कल ही के पेपर में पढ़ा था ना, ब्रह्म रस सहोदर है। ऐसी बातें कहने से क्या क्या रस की निष्पत्ति हो सकती है क्या? बात को घुमा फिरा के टेढ़े मेढ़े कहने से यदि रस की पूर्ण परिपाक वहां नहीं होता तो वो इस चीज को नहीं मानते। उनके अनुसार कविता है या जो आपकी जो रचना करो उसमें रस का परिपाक होना चाहिए, विश्वनाथ जी कहते हैं। और ये कहते हैं कि रस कोई जरूरी नहीं, आपकी उक्ति में विशिष्टता होनी चाहिए, चमत्कारता होनी, चमत्कार पूर्ण होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें, इसको हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत देखेंगे। आगे बढ़ते, किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकारी माना? तो प्लेटो ने माना है। और पश्चिमी के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकारी माना है? अरस्तु। प्लेटो के शिष्य हैं अरस्तु। प्लेटो कहते हैं कि यदि आप भाव का अतिरेक हो जाएगा, आपके भाव बढ़ जाएंगे, अतिरेक यानी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो अनिष्टकारी है ये आपके लिए। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि अगर आप उन भावों को दमन करोगे तो वो आपके लिए अनिष्टकारी। दोनों एक दूसरे के विरोधाभास बातें हैं। तो उनको लगता है कि भावातिरेक नहीं होना चाहिए, अपने भावों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और अरस्तु ने माना है कि अगर आप भावों का दमन करोगे, उनको नियंत्रण में रखोगे, तो वो आपके लिए, आपकी व्यक्तित्व के लिए अनिष्टकारी होगा। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक हैं भामह। कार्यत्री और भावेत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? राजशेखर जी ने इसको किया है। 2 भागों में बांटा है। सीधे सीधे इन्होंने जो है काव्य शास्त्र से काफी प्रश्न उठा के रख दिए हैं। कर्मठ कटमल या कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपत विहाय गो राम दुआरे। 3 में त्रिपत का अर्थ क्या है? तो निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग। कर्मठ कटमल या कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, तो ये सगुण और निर्गुण वाली बात हो गई ना। गो त्रिपत विहाय गो राम द्वारे दीन, तो ये पहला वाला इसका सही है, निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग। आगे देखते हैं, ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा। ये तो नदी की धारा का ये वर्णन है ना। ये मैथिली शरणगुप्त का जो नवम सर्ग में साकेत है उसके अंतर्गत हमने इसको पढ़ा है। तो अभी भी पूछा था, सेकंड पेपर में भी वहां से पूछा है साकेत से, थर्ड पेपर में भी पूछा, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संतन को कहा सीकरी तो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। कुम्भन दास की पंक्तियां। लाइट चली गई है ना, और बच्चे सब पीछे आके खेलने लग गए, क्योंकि लाइट चली गई है तो शोर मचाएंगे अब। लेकिन हम रुक तो नहीं सकते ना, क्योंकि बच्चे तो शोर मचाते रहेंगे, लॉकडाउन भी चलता रहेगा, और अचानक से भी हमारी परीक्षा की तिथि आ गई तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी तैयारी नहीं रुक सकती। बच्चे अपना काम कर रहे हैं और हमारा काम है पढ़ना, तो हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में अपने 85 प्रश्न कंप्लीट करने के बाद ही हम यहाँ से उठेंगे। आप लोग प्लीज ध्यान पूर्वक पूरा पेपर पढ़िए। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा पेपर पढ़ते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो नेट परीक्षा को पास करते हैं। असिस्टेंट तो फिर बहुत दूर की कौड़ी हो गई। सिर्फ 6% स्टूडेंट नेट परीक्षा पास करेंगे, और ये वही 6% है जो ऐसे उपयोगी वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं। बहु बीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचार के बस वृंदावन जाए। नाम दिया हुआ है ध्रुव बेगी, तो ध्रुवदास जी की रचना है। इसको हम देशी भाषा में भी कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले हैं मुकुटधर पांडे।
जिन्होंने शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का के समर्थन में छायावाद से रिलेटेड लेख लिखा था, जो शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। संशय की एक रात किसके जीवन पर आधारित है? राम के जीवन पर आधारित है। अरे यायावर रहेगा याद प्रतिज्ञा की यात्रा वृतांत है, और इन्हीं का है एक बूंद सहसा उछली, वो भी इनका ही यात्रा वृतांत है। ये क्रमानुसार वाले नहीं करेंगे, स्थापना और तर्क वाले भी हम यहाँ नहीं करेंगे। ये हम कर चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और नेट दोनों के लिए तैयार कर लीजिएगा। यूपीएससी में शायद इस तरीके के नहीं आते हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उससे, ये सभी जैसा मैंने कहा शुक्र के निबंधों को भी आप पढ़ लेते हैं तो काफी हद तक कर ले जाएंगे। एक सेकंड है ना, थोड़ा सा बेटी शोर नहीं मचाओ। आगे देखते हैं, एक और जिंदगी, मोहन राकेश की कहानी हम पढ़ चुके हैं। सर्पदंश कहानी है रामदर्श मिश्र की। शरणागत कहानी है वृंदावन लाल वर्मा की, और विपात्र है मुक्तिबोध की, है ना। तो आगे देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो ये दोहा है कबीरदास जी का। मैं से तात्पर्य यहाँ है अहंकार का। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मैं, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हरि शब्द का या राम शब्द का यूज जब कबीरदास जी करते हैं तो उसका तात्पर्य वहाँ विष्णु या राम से नहीं होता, उसका तात्पर्य परम ब्रह्म से, परम सत्य जो है। तो जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं था, तब भक्ति नहीं थी, ईश्वर नहीं थे, और अब हरि है मैं नहीं। और जब मेरे दिल से अहंकार निकल गया, मेरे मन से अहंकार की भावना का मैंने त्याग कर दिया, बिल्कुल मैं शुद्ध अंतःकरण से जब वाला व्यक्ति जब हो गया, तो अब हरि मेरे अंदर विराजमान है ना। तुलसीदास जी ने भी तो ये कहा है ना कि जान मोहि केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो ही जानन हारा। वही चीज है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई में। सवैया में इसको लिखा है, रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। जानत है वे सृजनहारा, जो कछु है मन मरम हरा है। तो चौपाई में लिखा हुआ है, अर्दली या चौपाई में लिखा हुआ है, इनकी मात्रा लगा के हम ये देख सकते हैं। अधर लगे हैं आन करी के प्राण प्रयाण प्राण, चाहत चलने ये संदेश ले सुजान को। सुजान यानी घनानंद और सुजान, ये कवित्व है, कवित्व घनानंद कवित्व से ली हुई रचनाएं पंक्तियां हैं। बाकी आप देखिए कवित्व सवैया और दोहाई में चौपाई में कितने कितने छंद सॉरी मात्राएं होती हैं, वो सब लगा के भी आप इनको लिख सकते हैं, है ना। पीजीटी में भी काफी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, एसेस एंड क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना है। एस्थेटिका रचना है क्रॉचे की। फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक रचना है आई.ए. रिचर्ड्स की। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म रचना है रेन ब्लैक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्रृंगार प्रकाश रचना है भोज की। व्यक्ति विवेक रचना है महिम भट्ट की। चित्र मीमांसा है अप्पे दीक्षित की, और रस मंजरी है भानुदत्त की, और एक रस मंजरी और है। तो ये सब है, ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वाला प्रश्न रिपीट नहीं हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मेरा भी अपने स्तर पे काम चल रहा है, जैसी परीक्षा की डेट आती है अगर आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं, इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पे मैं आपको नोट्स या कुछ अच्छा सा भी प्रोवाइड करवाने की, उसकी भी मेरी तैयारी अपने स्तर पे चल रही है। आगे बढ़ते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे बिहारी जी। खालसा संप्रदाय से जुड़े हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी। सूफी संप्रदाय के थे शेख फरीद, और प्रणामी संप्रदाय के थे प्राणनाथ प्रणामी, सूफी शेख फरीद साफ पता चल रहा है। खालसा गुरु गोविंद का सबको पता है, वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह। राधा वल्लभ बिहारी, है ना, आपको याद होगा सत्सई का जो पहला दोहा है ना, मेरी भववादा हरो नागरी सोए, जातन की झाई पर तो शाम हरित दुध होए। ये बिहारी सत्सई का पहला दोहा है। अतः बिहारी किसको मानने वाले थे? राधा वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले थे। राधा का नाम है ना, मेरी भववादा हरो नागरी सोए, नागरी सोई, तो राधा को समर्पित करके उन्होंने ये लिखा है, जातन की झाई पर। तो राधा को महत्व दिया है शाम से अधिक। जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड के रहने वाले थे, ये वही हैं जिन्होंने लिटरेचर वाला जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ वो लिखा है ना ग्रंथ इतिहास का, ये वही हैं। फ्रेडरिक पिनकॉट, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। वर्रानिकोव, ये रूस के रहने वाले थे। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के रहने वाले। प्रवासी लेखकों से संबंधित जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ अभिमन्यु अनंत का नाम लिया जाता है। ठीक है, अभिमन्यु अनंत का नाम लिया जाता है जब इनमें से पूछे जाते हैं प्रश्न। आगे देखते हैं, प्रथम देव पुरस्कार दुलारे लाल
भार्गव जी को प्रदान किया गया था। मंगल प्रसाद पारितोषक जयशंकर प्रसाद को सबसे पहले दिया गया था। प्रथम भारतीय पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिला था और व्यास पुरस्कार 2011 का अमरकांत को मिला था। ये अमरकांत की जब मैंने आपको जिंदगी और जो कहानी पढ़ाई थी ना, तो वहाँ जो थंबनेल है वहाँ पे मैंने इनका लगाया था ज्ञानपीठ व्यास पुरस्कार लेते हुए का। तीसरी कथम का दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम। बिगाड़े का सुधार का दूसरा नाम है सती सुखदेवी और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदय भानचरित। ठेठ हिंदी का ठाठ का दूसरा नाम है देवबाला। आगे देखते हैं, मतीराम किसके आश्रय में रहते थे? बूंदी राजा भाव सिंह के आश्रय में रहते थे। पद्माकर रहते थे नागपुर महाराज रघुनाथ राव के आश्रय में। रत्नाकर जगन्नाथ जो रत्नाकर है वो रहते थे अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के में। और भिखारी दास जी रहते थे प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह के में। ठीक है, इस प्रकार ये पूछे जाते हैं। आश्रयदाताओं की पंक्ति भी तो पूछना, सेवर हैं सिपाही हम उन रजपूतन के, ये सब पूछी जाती है ना, अब भी पूछते हैं इनको। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़। अंधेरे में कविता है मुक्ति बोध की, वहां से लिया है। हंस पड़ा गगन व शून्य लोक आमायनी से लिया गया है। प्रसाद की रचना है। स्थिर समर्पण है हमारा, तो यह नदी के द्वीप से लिया, सॉरी इसको देखते हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो नदी के द्वीप से लिया हुआ है। अज्ञे की रचना और अपने आप से होगा में कुकुर मुत्ता है निराला की रचना। और असाध्य वीणा है अज्ञे की रचना है ना। हाँ, असाध्य वीणा नदी के द्वीप दोनों अज्ञे की, और असाध्य वीणा का वो है शेष कमली गुफागे प्रियम्बत, तो वो सब असाध्य वीणा के हैं। अब देखिए, मैंने सोचा कि यार बड़ी जल्दी 50 प्रश्न हो गए, क्या बात हो गई? बात ये हो गई कि एक पेज हमसे रह गया है, इसको भी देखते हैं भाई। कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथ ही, हम अश्मत, लौट आओ धार, तो ये सभी संस्मरण है, लेकिन मित्र संवाद संस्मरण नहीं है। ये एक पत्र का संकलन है जो रामनिवास शर्मा जो कि प्रगतिवादी कवि है और केदारनाथ अग्रवाल ये भी प्रगतिवादी कवि, दोनों के बीच में जो पत्र संवाद हुआ उसे मित्र संवाद के नाम से हिंदी साहित्य में हम जानते हैं। इनके पत्रों का संकलन है, उसमें वे भी परीक्षा में, हाल ही की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? तो ओम अनाम दास का पोथा यह उपन्यास है, इसमें उपनिषदों से जो कथा है उसका आधार लिया गया है। इसका दूसरा नाम है अथर्वैक्स आख्यान, पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो महाप्रस्थान राम की कथा पर आधारित है। उर्वशी उर्वशी और पुरर्वा के प्रसंग पर आधारित है। कनुप्रिया राधा और कृष्ण पर आधारित है। लेकिन अमन का राग ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? तो शिव प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह है कर्मनाशा की हार। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है अग्नि शिखा। राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी ना, ये वही है ना वो, चलिए अग्निशिखा, पैरों में पंख बांधकर, ये वही वाले हैं ना। राम वृक्ष, वृक्ष की शिखा होती है ना चोटी, बस उसी पे अग्नि जैसी दिखाई दे रही है, जो उसको बाद में देखेंगे हम। शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार हैं दिनेश नंदिनी डालमिया, जिनेन्द्र कुमार द्वारा रचित नहीं है। फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, तीनों हैं। कहानी उनकी नहीं है। अमरवल्लरी नहीं। एक प्लेट सैलाब मनु भंडारी की है। मनु भंडारी का रचना और रचना कार्य वाली वीडियो में देख लीजिएगा आप। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी जी हैं। प्रिक द्वारा मैंने इसको करवाया है, ये भी रचनाकार वाले वीडियो में पूरा उपलब्ध है। इनके नाटक और उपन्यास क्रम से लगाने वाले प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं, अलग से भी पूछे जाते हैं, जरूर कर लीजिएगा। यह पथ बंधु था, नरेश मेहता का है। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है निर्गुणिया। 1978 में अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया था नाच्यो बहुत गोपाल, और इसकी प्रमुख पात्र है निर्गुणिया। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं शशि और सरस्वती। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। झूठा सच यशपाल का भी है। तमस भीष्म साहनी जी का है। आधा गांव राही मासूम रजा का है। बचा एक सीधी सच्ची बात है, तो यह है कोई विभाजन की त्रासदी पर आधारित नहीं है। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका, दिल्ली और नीम के पत्ते उनकी रचनाएं हैं। आध्यात्म चिंतन उनकी रचना नहीं है। भीष्म साहनी की रचना कौन सी है? कड़ियां। कौन सा उपन्यास? भगवती चरण वर्मा का नहीं है। तो न आने वाला कल यह मोहन राकेश का है, और बाकी पतन, चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते ये तीनों ही भगवती चरण वर्मा के लेखक हैं। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। ये कल के प्रश्न पत्र में मैंने आपको बताया था। मार्क्सवाद मतलब रामविलास शर्मा उसके आलोचक हैं प्रगतिवादी, तो ये उन्होंने कहा है।
कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? तो चिंगारियां जो प्रति है वह प्रतिबंधित रही है। लाल पसीना उपन्यास के लेखक है अभिमन्यु अनंत, ये वही है जो मॉरिशस में रहते हैं, यानी प्रवासी लेखक हैं, है ना। अभिमन्यु अकेले ही तो इतने सारे लोगों से लड़ा था, देखा था ना महाभारत के युद्ध में, अभिमन्यु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध करता है, चक्रव्यूह तोड़ के जाता है, तो इतने सारे लोगों से लड़ा था, इतने घाव हुए, इतने तीर लगे कि उसके शरीर में जो पसीना निकल रहा था वो कैसे रंग का था? लाल रंग का था, और अनंत था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, जितने वो लड़ा उसकी वीरता की कोई सीमा नहीं थी। अनंत देशों तक, अनंत दिशाओं में उसकी वीरता की गाथा गाई जाती थी। मॉरिशस के रहने वाले थे। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह है चित्रा मुदगल जी का। मैया दास की माणी उपन्यास के लेखक हैं भीष्म सहानी जी। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है चिंतन मुद्रा, ये नहीं है। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री के निबंधों का संग्रह। बाकी कला का जोखिम, शब्द और स्मृति ढलान से उतरते हुए, ये निर्मल वर्मा के हैं। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, इनमें से किस रचनाकार की रचना? तो रघुवीर सहाय का कविता संग्रह है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। ये हो गए हमारे, यही कुछ छूट गए थे। इसी के साथ हमारे 85 प्रश्न कंप्लीट हो गए 30 मिनट के अंतर्गत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो लोग लाइक करते हैं उसे कहना नहीं पड़ता, वो लोग अपने स्तर पे ही लाइक कर देते हैं। थोड़ा सा आप सभी के सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस चैनल को आप आगे ले जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रश्न आपके समक्ष आगे भी मैं प्रस्तुत करती रहूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आपके जो भी आपके कोई प्रश्न हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं कल 2013 के दिसंबर वाले पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।